नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। और आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो एआईबी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट अगर आपने दिल लगा के पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, इसकी बारीकी समझ ली, तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपको लिटिगेशन में कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। क्योंकि भाई कोई भी अगर आपके फेवर में अगर कोई भी अगर केस जाता है या फैसला आपके अगेंस्ट में जाता है, तो उसमें एविडेंस इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके अगेंस्ट जो भी एविडेंस है, सामने वाली पार्टी के पास बहुत अच्छे अच्छे एविडेंस है आपके अगेंस्ट कि भाई आप केस हार सकते हो, और आपने अपनी वकालत के दम पे, क्रॉस एग्जामिनेशन के दम पे, और बहुत सी टेक्निक्स हैं जो एविडेंस एक्ट में बताई गई हैं, अगर उनके दम पे आपने अपने फेवर में केस कर लिया, तो फिर केस आपके फेवर में ही जजमेंट आएगा। मैंने अपना जो मूट कोर्ट सब्जेक्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एलएलबी में, लगभग हर प्रकार की जो भी एलएलबी करवाते हैं इंडिया में, उनमें सब में मूट कोर्ट सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है प्योरली। आपको पूरा एक कोर्ट के अंदर जो माहौल होता है उस हिसाब के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, और उसके बेस पे टीचर आपको नंबर देता है। लॉ फैकल्टी में मेरे शायद जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग 94 मार्क्स थे मेरे, इससे ऊपर किसी बच्चे के थे नहीं। मैंने केवल इसी एक सब्जेक्ट के दम पे अपना ये पूरा प्रैक्टिकल काम अच्छे से किया, और मैंने बारीकी समझी क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, विटनेसेस क्या होते हैं, कब हम कोर्ट की इजाज़त से लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कौन सी स्टेज पे पूछ सकते हैं, कहाँ पे हम विटनेस को काउंटर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम चाहें तो हम उसको डिस्प्रूव करवा सकते हैं, शेल प्रिज्यूम क्या होता है, मे प्रिज्यूम क्या होता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है, एक्सपर्ट एडवाइस क्या होती है। ये सब अगर आप पढ़ लोगे ना इंडियन एविडेंस एक्ट, मैं सच्ची बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा आपको। इस वीडियो में और आने वाले 2 पार्ट में हम कवर करेंगे, 3 पार्ट में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस कर देंगे प्रीवियस ईयर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और कोशिश करूँगा कि भाई आपको हर बात समझ में आए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट फैक्ट अंडर एविडेंस एक्ट 1872। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम फैक्ट लेते हैं वो केवल एक फैक्ट इन इशू होता है और एक रेलिवेंट फैक्ट होता है। कोई भी एविडेंस लिया जाता है तो कोर्ट पहले ये देखता है कि ये इसके अंदर फैक्ट इन इशू है या फिर रेलेवेंट फैक्ट है, तभी उसको एविडेंस के रूप में पेश किया जाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो इररेलेवेंट फैक्ट है। तो इसका आंसर आप देख लो होगे स्क्रीन पे, डी आंसर है इसका, फैक्ट्स विच में अदर रेलिवेंट फैक्ट इज हाईली प्रोबेबल। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन से पार्ट से आया है। देखिए, ये आपका अगर आप सेक्शन 5 to 16 देखोगे, उसके अंदर चैप्टर में बताया गया है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट है, कौन से फैक्ट इरेलीवेंट है, और इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं। तो उसके अंदर सेक्शन 8 खोलोगे आप, तो जो शुरू के जो 3 ऑप्शन है वो सेक्शन 8 में साफ बताए गए हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अगर आपके पास कोई चीज़ का मोटिव दर्शा रहा है, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव और प्रिपरेशन, तो वो रेलिवेंट फैक्ट है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। या फिर कोई ऐसा कंडक्ट, अब कंडक्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर प्रकार का कंडक्ट रेलिवेंट फैक्ट नहीं होता है। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन पढ़िए आप। कंडक्ट में कह रहा है कि वो चीज़ कंडक्ट नहीं होगी जो स्टेटमेंट, केवल वही स्टेटमेंट है जो आपने बोली है और कोई दूसरी स्टेटमेंट को वो एकम्पनी नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने ये बोल दिया कि जी मेरा नाम फलाना दिन का है, लेकिन अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई और चीज़ नहीं है, तो आपका ये जो कंडक्ट है या आप इसके रिगार्डिंग जो भी बात कहना चाह रहे हो, तो वो फेलियर हो जाएगी। कह रहा है द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट नहीं मानी जाएंगी कंडक्ट के अंडर जब तक वो स्टेटमेंट एकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स, किसी दूसरी बात को अगर वो एकम्पनी नहीं करेगी तो वो कंडक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 8 कह रहा है। सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई भी कहते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मैं इसको आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको हवा में पढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं। थोड़े क्वेश्चन लेंगे, अच्छे से करेंगे, टाइम अपने पास काफ़ी है, डेट एक्सटेंड हो गई 26 नवंबर तक, तो आप आराम से तसल्ली से एटलीस्ट इंडियन एविडेंस एक्ट तसल्ली से पढ़ लो। उसके बाद मत पढ़ना कुछ मेरे वाले, लेकिन ये एक्ट पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि इसी के दम पे आप वकालत में अगर आपको और आगे जाना है, फाइनल आर्गूमेंट स्टेज तक पहुँचना है, ये नहीं कि दलाली करके पैसे कमाना है, तो कोर्ट में उतर के जो जितने भी बड़े जस्टिस हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सब यही बोलते हैं कि ऐसा वकील बनिए जो आर्गूमेंट करता है कोर्ट में।
ठीक है, ना कि बस आप पास ओवर ले लीजिए या शुरुआत की स्टेज पे आप अपने एविडेंसेस दीजिए, वो नहीं। जो मेन स्टेज होती है ना आर्गूमेंट की, उसमें मज़ा आता है करने में काम, वकालत में। तो वो आप चीज़ सीखोगे जब तक एविडेंस एक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होगी। तो सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में बताता है। इसके अंदर अब देखो हेडिंग क्या है, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। फैक्ट भले ही इररेलेवेंट है लेकिन वो रेलेवेंट बन सकता है। कब बन सकता है, ये कंडीशन उसने दे दी है कि भाई इन कंडीशनों में, दो कंडीशनों में इररेलेवेंट फैक्ट भी रेलेवेंट बन सकता है। अपन ने से क्वेश्चन पूछा है कि भाई इररेलेवेंट फैक्ट कौन सा है, तो इररेलेवेंट फैक्ट आप देखोगे फैक्ट्स विच मेक अदर रेलेवेंट फैक्ट एज हाईली प्रोबेबल। तो ये इररेलेवेंट फैक्ट है, ये अभी फिलहाल इररेलेवेंट है। ये रेलेवेंट कब बनेगा, जब हम इसको सेकंड कंडीशन में प्रूव कर देंगे, इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट में अगर कोई भी चीज़ ऐसे निकल के आ जाती है इररेलेवेंट फैक्ट की मदद से, जो कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा संभावना बन गई है कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी होगी या ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, हाईली इम्प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल, दोनों चांसेस हैं कि ये होगा या ये नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में आप ये देख सकते हो। तो अपन ने को इसमें पूछा था कि भाई इररेलेवेंट फैक्ट कौन सा है, तो इररेलेवेंट फैक्ट फिलहाल ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट अच्छा टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन सेकंड क्या है, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज। हमें विटनेस की कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए क्या क्या देखना होता है, ये आपका सेक्शन 118 खोलिए, उसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई है। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड। सारे पर्सन टेस्टिफाई करने के लिए होते हैं, विटनेसेस सारे टेस्टिफाई हो सकते हैं, बस कुछ कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि वो जो उनसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका वो समझ पा रहे हो, एक रैशनल आंसर वो दे पाए, इतनी उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड गिविंग रैशनल आंसर। विच वन इज एक्सेप्शन टू रूल ऑफ हेयरसे एविडेंस। हेयरसे का मतलब क्या होता है कि आपने कोई बात कहीं से सुनी, ठीक है, और आपने उस बात को सुन के किसी तीसरे इंसान को, दूसरे इंसान को बताया कि हाँ भाई फलाना आदमी ने मुझे ये बोला, मैं आप तुमको वो बात बता रहा हूँ। तो ये एक हेयरसे होता है। हेयरसे का मतलब क्या होता है, हर्ड टू से, जो आपने सुना वो बोल दिया सामने वाले को, ठीक है, लेकिन आपने वो एक्ट को सामने से नहीं देखा, यानी डायरेक्ट एविडेंस, आपकी जो बात है उसका डायरेक्ट एविडेंस मोल नहीं है। आपने जो बात किसी के द्वारा सुनी है उस चीज़ की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट एविडेंस, जो ओरल विटनेस, जो डायरेक्ट जो इंसिडेंट को देख के जो आया है उसकी तुलना में आपकी वैल्यू, बात की वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन इज एक्सेप्शन टू रूल ऑफ हेयरसे एविडेंस। तो इसके अंदर पूछ रहा है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इसका आंसर किस लिए हुआ है कि मान लीजिए कोई इंसान मर रहा है, मरते टाइम उसने बताया कि भाई उस इंसान ने मेरा खून किया है तो आप उसको सज़ा दिलवा देना, मैं अभी मर सकता हूँ, कुछ पता नहीं है। हॉस्पिटल में जाते जाते उसने इंसान को एम्बुलेंस में, मान लो एम्बुलेंस वाले को ही बोल दिया, तो जो अब कंपाउंडर है एम्बुलेंस वाला, वो कोर्ट में जाके गवाही देगा, तो उसकी गवाही को हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये एक डायरेक्ट गवाही नहीं है। ओरल एविडेंस सेक्शन 60 में कह रहा है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये जनरल रूल है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि भाई जब मरता हुआ इंसान किसी को कोई बात बता रहा है तो उस टाइम हम जो हेयरसे की बात आती है, रूल ऑफ हेयरसे एविडेंस होती है, उसको भी हम डायरेक्ट मान लेते हैं केवल डायरिंग डिक्लेरेशन में। फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांसेक्शन, यानी कि सेक्शन 6 की बात कर रहा है ये। फैक्ट्स फॉर्मिंग प्ले ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 की बात कर रहा है। फैक्ट्स रिगार्डिंग करेक्टर ऑफ एक्यूज सेक्शन 52-53 की बात कर रहा है। सिविल केस में करेक्टर एक्यूज का करेक्टर मैटर नहीं करता, क्रिमिनल केस में एक्यूज का करेक्टर मैटर करता है। तो हमें ये डाइंग डिक्लेरेशन, इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ट्रीटेड एज प्रिविलेज्ड इफ कम्युनिकेशन। देखिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी बात हुई है ऐसी, और अगर जैसे वाइफ को पता है कि भाई मेरे आदमी ने ही खून किया है, तो वो अगर कोर्ट में जाके गवाही देगी तो उसकी गवाही मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है हस्बैंड और वाइफ भले ही दो इंसान है, लेकिन ये एक प्रकार से इनके बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहता है। ये भले ही दो जिस्म है लेकिन एक जान है, ठीक है। इनके बीच की बातें तभी कोर्ट में एक्सेप्टेबल होंगी, इनकी गवाही, तब ये एक दूसरे के अगेंस्ट ही आपस में केस लड़ रहे हैं। सेक्शन 122 पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा हुआ है अनलेस,
unless the person who made it or his representative in interest consent except in suits between married persons, ठीक है, और proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other, ये बात इसमें कही गई है। तो ये पूछ रहा है कि भाई कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ट्रीटेड एज प्रिविलेज इफ कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, जब उनका ये कंडीशन इसमें ये है कि ये मैरिज ही होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई आपकी सगाई हो गई है, आपकी अभी फ़िलहाल शादी नहीं हुई है, इस टाइम जो उनके बीच में कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ही रहेगी, उनके बीच में शादी होनी चाहिए। और शादी टूटने के बाद भी जो बात शादी के दौरान जो हुई है वो एंड तक प्रिविलेज रहेंगे जब तक दोनों जिंदा हैं। ये नहीं कि डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स के बाद वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट गवाही दे देगी किसी मर्डर केस में, तो नहीं होगा ऐसा। मैरिज के दौरान जो भी बातें उनके बीच में हुई हैं वो हमेशा उनके बीच में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का राइट उनके बीच में रहेगा। लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इवन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट ड्यूरिंग, देखिए लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ पे कंपलसरी आंसर करना हो जाता है विटनेस को भी, उसको हाँ या ना में जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कोर्ट की बिना परमिशन के कब पूछ सकते हैं, तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन पूछते हैं, सबको पता है, ये आपका सेक्शन 143 में साफ साफ लिखा हुआ है, कोई बड़ा बात थी नहीं इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, देखिए एविडेंस आपको मैंने बताया था कि एविडेंस टेक्निकल भाषा में फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, अगर जो भी बात दर्शा रही है उसे हम एविडेंस बोलेंगे। सेक्शन 3 पढ़ना, सेक्शन 3 में दे रखा है कि भाई एविडेंस आपका ओरल एविडेंस भी होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होता है, और लेकिन ये दोनों ही चीज़ें तब परमिट करी जाएंगी, कोर्ट अगर इनको परमिट करेगा तभी ये एक्सेप्टेबल होंगी। फैक्ट्स इंट्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ लॉ, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज फैक्ट इन इशू, ये भी आपका सेक्शन 3 में दे रखा है, फैक्ट इन इशू स्क्रीन पे आप देखोगे। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ। मान लीजिए कि भाई मैंने ये बोला कि भाई मेरी शर्ट का रंग काला है, ठीक है। अब ये फैक्ट इन इशू नहीं है फिलहाल, ये केवल एक फैक्ट है। ये फैक्ट इन इशू कब बन रहा है, फैक्ट इन इशू तब बन रहा है जब सामने वाली पार्टी अपोजिट काउंसिल मेरे को ये कह रहा है कि उस टाइम जब मर्डर हुआ था तो उस टाइम मेरे विटनेस ने जिसको देखा है खून करते हुए, उसने पीछे से उसको देखा है, उसकी शर्ट का रंग लाल था। अब मेरे जो काउंसिल है उसने ये प्रूव कर दिया कि नहीं जी, मेरे जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने उस टाइम ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, तो अब ये फैक्ट इन इशू में कन्वर्ट हो गया। एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंट नेचर, अब यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी डिसाइड हो रही है इस चीज़ से कि मैं क्रिमिनल हूँ या नहीं हूँ, मैं उस टाइम पे मैं ही था वो इंसान या नहीं था। तो इसके रिगार्डिंग ये फैक्ट इन इशू होता है, मैंने आपको बता दिया थोड़ा डिटेल में। बाकी आंसर इसका आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, देखिए रेलिवेंट फैक्ट वो है, सेक्शन 3 में इसको बताया गया है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू, अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इन दी प्रोविजंस यानी कि लीगल प्रोविजंस के ही अंतर्गत अगर कोई फैक्ट आपका दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट हो रहा है तभी वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। ये नहीं लॉजिकली रेलिवेंट ही नहीं चाहिए, हमें लीगली रेलिवेंसी चाहिए। रेफर्ड टू इन दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, इसीलिए ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। Which are the provisions under Indian Evidence Act 1872 that deals with relevancy of opinion of expert। आप सीधा अपना बेयर एक्ट खोलिए, सारे सेक्शन मैच करिए, 45 और 46 आपका आप ओपिनियन बताते हैं एक्सपर्ट के रिगार्डिंग। ये कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, आप अपना बेयर एक्ट से मैच कर सकते हो। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय, जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट हैं वो कौन प्रूव कर सकता है, देखिए ओरल विटनेस कभी भी कंटेंट प्रूव नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट की, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। ओरल विटनेस केवल ये बता सकता है हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट है, उसके कंटेंट की पुष्टि नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो और कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, ये आपका सेक्शन 61 में लिखा हुआ है। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। एक चीज़ का ध्यान रखिए, 62 में प्राइमरी की बात करी गई प्राइमरी एविडेंस, 63 में सेकेंडरी एविडेंस की बात करिए। अगले क्वेश्चंस में अपन देखेंगे ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन। अपन को इसने कंडीशन दे दी कि भाई एक बंदा है जो काउंट कर रहा है, मतलब जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसको वो बता रहा है कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है, तो अब ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है।
दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एविडेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेक्शन 63 आप क्लोज 5 देख लीजिए। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। द डीएनए टेस्ट कैन नॉट रिब्यूट द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन एंगेज्ड अंडर सेक्शन 112 ये कहता है कि मान लीजिए कि भाई हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स हो गए हैं, अलग अलग रहने लग गए हैं, चलो डिवोर्स भी नहीं हुआ लेकिन अलग अलग रह रहे हैं, तो अलग रहने के 280 दिन के अंदर अंदर अगर जो भी बच्चा होता है वो ये माना जाएगा कि लेजिटिमेट बच्चा है उस फादर का, जो उन दोनों की शादी हुई थी आपस में। लेकिन इस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हो कि भाई ये उसका फादर नहीं है, तब प्रूव कर सकते हो कि हाँ भाई 280 के दिन के अंदर अंदर इस टाइम हम उनसे मिले नहीं थे। ये इसमें आपका सेक्शन 112 में ये चीज़ लिखी हुई है। लेकिन आपके इस केस में ये चीज़ बोला गया था कि द पार्टीज कैन अवॉइड द रिगर ऑफ सच कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ओनली बाय प्रूविंग नॉन एसेस विच इज नेगेटिव प्रूफ। इट वाज सो हेल्ड इन विच केस। ये आपका शेख फकरुद्दीन वर्सेस शेख मोहम्मद हसन में कहा गया था। यूनिवर्सल का बेयर एक्ट खोलोगे उसके अंदर कमेंट्री में सेक्शन 112 के नीचे ये बात लिखी गई है। द स्टेटमेंट्स ऑफ डेड पर्सन्स आर रेलिवेंट अंडर विच प्रोविजंस। आपका जो सेक्शन 32 है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। उसके अंदर डाइंग डिक्लेरेशन या फिर पर्सन कोई एब्सेंट है, 4 प्रकार की बात हो रही, ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट या तो स्टेटमेंट या रिटर्न या कोई वर्बल, ठीक है, किस चीज़ का, रेलेवेंट फैक्ट का। कौन करेगा, या तो डेड पर्सन या फिर कोई पर्सन हमें मिल नहीं रहा है, या तो वो 2 बात होगी, हु हैज़ बिकम इनकेपेबल या फिर वो एविडेंस देने के लिए इनकेपेबल है, 3 चीज़ होगी, या फिर हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट अमाउंट ऑफ डिले, या फिर वो इंसान कोर्ट की पहुंच से दूर है। इन 4 सिचुएशंस में जो भी हम अगर बात करेंगे तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट कंसीडर करी जाएगी। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना कि 32 में डाइंग डिक्लेरेशन के साथ साथ और भी 3 चीज़ें ऐड हैं। विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस हु स्टेटमेंट इज दिस। ये बेंथम ने बोला था, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पे हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि दिल्ली पुलिस में भी आईज एंड ईयर्स का अलग से टोल फ्री नंबर है कि किसी भी इंसान को अगर लग रहा है कि भाई सामने वाला इंसान एक टेररिस्ट हो सकता है या फिर यही एक क्रिमिनल है, या फिर जो भी पोस्टर लगे हैं कि भाई ये फलाना एक आतंकवादी है या फिर ये फलाना जेल से भाग चुका है, तो इसके रिगार्डिंग आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आप ऐसे इंसान को मार्केट में या कहीं पे भी देखते हो तो आप बता सकते हो, और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको खुफिया रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, ये रिवील नहीं करा जाएगा। 14547 इज द टोल फ्री आईज एंड ईयर्स के रिगार्डिंग। An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars is A. An accomplice कौन होता है? देखिए, जब पुलिस अपना कहती है कि भाई तुम ये मान लो कि तुमने अपराध किया है ताकि तुम्हारे जो साथी हैं हम उनको भी लपेटे में ले लें, तुम अपना गुनाह कबूल करोगे तो सेक्शन 30 में तुम्हारे साथी भी लपेटे में आ जाएंगे। सेक्शन 30 में यही बात करी गई है। सेक्शन 30 और सेक्शन 133 को आप साथ पढ़ना, और ये बात आप मतलब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ समझने की है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इंडियन एविडेंस के अगर रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एन अकम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबेटेड। कह रहा है कि भाई अकम्प्लिस की बात जब तक नहीं माननी चाहिए जब तक कोई हमारे पास एक कोई ठोस सबूत ना हो, ठीक है, जो हम उसकी बात पे हम यकीन करें, उसकी बात को कोरोबोरेट करें, जब तक हम नहीं मानना चाहिए। कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है तो उसकी बात को नहीं मानना चाहिए। तो ये क्या है, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है या लॉ है या कंक्लूसिव प्रूफ है? ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। क्यों है? देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में मे प्रिज्यूम आता है। मे प्रिज्यूम की बात जहाँ पे आ गई, मान लीजिए कि मेन काउंसिल ने बोला कि जी मेरा एक्यूज्ड दोषी नहीं है, ठीक है, मेरा जो है मतलब क्लाइंट दोषी नहीं है। तो अब इस चीज़ को कोर्ट के पास 2 चीज़ें हैं, या तो वो इस चीज़ को बोल देगा हाँ जी मैं अभी कुछ टाइम के लिए इसको मान लेता हूँ, हाँ आप सच कह रहे हो, लेकिन आप मुझे ये प्रूव करके बताओ। अगर जिसने ये बात बोली है मेन काउंसिल को ही कोर्ट ने बोल दिया कि आप मुझे प्रूव करके बताओ, तो फिर अब ये मे प्रिज्यूम में आ जाएगा। या फिर कोर्ट क्या कर सकता है, इसको प्रूव कर लेगा, हाँ ठीक है हम कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं, और अपोजिट काउंसिल को बोलेगा कि भाई आप इसको डिसप्रूव करके बताओ। अपोजिट काउंसिल तो डिसप्रूव करेगा ना। ऐसी कंडीशन में मे प्रिज्यूम यूज हो जाएगा। शेल प्रिज्यूम में क्या होगा, शेल प्रिज्यूम में कोर्ट मेन काउंसिल को ये नहीं बोलेगा कि आप मुझे प्रूव करके बताओ, वो इस चीज़ को मान लेगा। अपोजिट काउंसिल पे है कि उसको प्रूव करना है नहीं करना, वो उसकी मर्जी है। कोर्ट उसे भी ये नहीं बोलेगा कि आप प्रूव करके बताओ या डिसप्रूव करके बताओ, ठीक है। अपोजिट काउंसिल पे है, वो करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा।
कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या है? एक बार कोई चीज़ अगर फैक्ट प्रूव हो गया तो उसके बाद इस पे कोई बहसबाजी नहीं होगी, दोनों काउंसिल में से किसी का एविडेंस नहीं लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो accomplice इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर। ये एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नहीं है। कहीं भी ऐसा 100% श्योरिटी के साथ आप कह नहीं सकते, ठीक है। हमें फैक्ट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखना पड़ेगा, अपोजिट काउंसिल्स के एविडेंस को जांचना पड़ेगा, तब हम डिसाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मे प्रिज्यूम में आएगा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंदर। पेटेंट एम्बिग्यूटी इन इंटरप्रिटिंग डॉक्यूमेंट्स रेंडर्स इट। देखिए पेटेंट आपका वर्ड आया है आईपीआर से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। पेटेंट ओनर होते हैं जो आविष्कार करते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए रॉयल्टी मिल जाती है कि भाई आप बैठ के खाओ। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि आप एक घर लेने जा रहे हो, अब आप इंजीनियर को साथ ले गए हो, सिविल इंजीनियर को, उसने ये बोला भाई इस घर की नींव थोड़ी सी हल्की है, कल को घर गिर सकता है, मतलब अब आप देखोगे जो ढांचा होता है घर का वो नींव ही होती है। अगर ढांचा ही कमज़ोर है तो आप उस घर को नहीं लोगे, तो ये क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि आप वो घर पूरा गिर जाएगा तो आप उसको लेके क्या करोगे, ठीक है। तो ये इनक्यूरेबल है। तो जो पेटेंट एम्बिग्यूटी है वो इनक्यूरेबल होती है। सेक्शन 93 आप पढ़िए इंडियन एविडेंस एक्ट में, ऑन द फेस ऑफ इट, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ऑन द फेस ऑफ इट, तो आप जो कुछ चीज़ देखने में ही लग रही है कि हाँ भाई ये तो बस खत्म है, तो आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिग्यूस डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जो लेटेंट एम्बिग्यूटी होता है वो सेक्शन 95 में, वो हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप पेटेंट एम्बिग्यूटी देखिए, ये इनक्योरेबल होता है, क्योरेबल नहीं होता है ये। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हमेशा मैंडेटरी होता है और इररेब्यूटेबल होता है, ये अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 69th रिपोर्ट, सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस इज बेस्ड ऑन। ये देखिए मैं बता देता हूँ 27 क्या है। 27 में ये है कि भाई एक्यूज ने पुलिस को ये बोला कि हाँ भाई मैंने खून किया है और मैंने इस हथियार से खून किया है, वो हथियार मैंने वहाँ छुपा रखा है। पुलिस वहाँ पे गई, पुलिस ने जांच देखी, सर्च करा, पुलिस को वो हथियार मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, कन्फर्म हो गया जो उसने बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये डॉक्ट्रिन ऑफ टेस्टिमोनियल इनक्रिमिनेशन क्यों नहीं है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो अभी कंफर्म उसने नहीं किया है कि हाँ भाई मैंने इसी हथियार से मारा है, लेके नहीं गया पुलिस के सामने। हाँ लेकिन अगर वो पुलिस के सामने लेके चला गया है तो वो कह सकते हैं हम एक प्रकार से कन्फेशन है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फेशन में आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन में आएगा, और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने उसका कन्फेशन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको चीज़ों को एक बारीकी से देख के पढ़ते फिर चलना आगे। कन्फर्म हो जाता है तब हम इसे बोल रहे हैं कि हाँ भाई डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन है। सेक्शन 99 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज टू ए डॉक्यूमेंट। और सेक्शन 99 में जो बातें कही गई हैं, हाँ भाई ये पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उनके रिगार्डिंग कुछ बताया गया है। तो मैक्सिम पूछ रहा है भाई सेक्शन 99 कौन से मैक्सिम पे बेस्ड है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। आप देखोगे जो पहली मैक्सिम है उसके बारे में बात कर रहा है कि जो ट्रीटी होती है वो पार्टीज़ को बाइंड करती है, केवल पार्टीज़ को ही बाइंड करती है। पैक्टा टेरिटिस नेक नोसेट नेक पोरोसुंट, पढ़ लेना क्या है, पढ़ना भी नहीं आ रहा मेरे को तो अजीब सा ही है। पैक्ट सुंट सुरवंटा, ये आपने इंटरनेशनल लॉ में काफ़ी पढ़ा होगा कि कोई भी एग्रीमेंट है तभी वो एनफोर्सेबल है। विदाउट सच ए रूल नो इंटरनेशनल एग्रीमेंट वुड बी बाइंडिंग और एनफोर्सेबल। एक्शन पर्सनलिस मोरिटिकम पर्सोना, ये आपका थर्ड मैक्सिम है कि भाई जैसे आदमी मर जाता है तो उसके जो पर्सनल राइट ऑफ एक्शन है वो भी उसके साथ चले जाते हैं। पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। Burden of proving that person is alive who has not been heard for 7 years, ये आपका सेक्शन 108 में साफ साफ दिया हुआ है, जो बोलता है हाँ भाई 7 साल से मैंने इस इंसान को देखा नहीं, कोई अता पता इसका है नहीं, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो प्रूव करेगा। सेक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इज अलाइव शिफ्टेड टू द पर्सन हु अफर्म्स इट। The court's discretion to permit leading questions is confined only to matters which the court's discretion to permit leading questions, ठीक है, is confined only to matters which are introductory facts, undisputed facts, fact already sufficiently proved to the satisfaction। ये आप देखोगे सेक्शन 142 में बात लिखी हुई है, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। The questions is whether A murdered B, मार्क्स ऑन द ग्राउंड। देखो मुद्दा क्या है यहाँ पे कि भाई ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया है। अब हम ये चीज़ कैसे देख रहे हैं कि भाई ग्राउंड पे जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पे मार्क्स हैं, किसके मार्क्स हैं, स्ट्रगलिंग के। बच्चा अब वो जब उसको मार रहा था, ए बी को मार रहा था, तो बी ने अपना बचाव करने के लिए हाथ पैर मारे, जिससे उस ग्राउंड पे निशान हो गए। मिट्टी का होगा बेसिकली, फर्श तो नहीं होगा, मिट्टी का होगा सरफेस, और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड।
आर रेलिवेंट फैक्ट्स अंडर, ये रेलिवेंट फैक्ट है अंडर सेक्शन 7 का इलस्ट्रेशन देखिए आप, ये रेलिवेंट फैक्ट है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्शन 7 के 3 कीवर्ड्स ध्यान रखिए, ओकेजन, कोज और इफेक्ट। अगर ये तीनों वर्ड्स अगर आपको मिल रहे हैं, कोज और इफेक्ट को भी आप कंबाइन करके पढ़िए, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो चीज़ एक रेलेवेंट फैक्ट कंसिडर होगी। मार्क्स ऑन ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए, ओकेजन क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं, ठीक है। तो हम ये किस चीज़ को देख के ऐसा बोल रहे हैं, हम इस चीज़ को बोल रहे हैं जो ग्राउंड पे मार्क्स हैं उस चीज़ को हम देख के ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या रहा है उसका, इफेक्ट रहा है कि उसने स्ट्रगल किया होगा, ठीक है। कोज और इफेक्ट क्या रहा है इस चीज़ का, उसने स्ट्रगल किया होगा, इसलिए ऐसे मार्क यहाँ पे इस पे आए हैं। सेक्शन 93 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ट्रीट्स द पेटेंट एम्बिग्यूटी इज ए इनक्योरेबल, ये अभी अपन ने देखा है, फिर से रिपीट हो गया। सेक्शन 93 इसने इस बार खुद बोल दिया। एविडेंसेस टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट इज कॉल्ड, यहाँ पे आपका लेटेंट एम्बिग्यूटी हो जाएगा। सेक्शन 95 के साथ साथ बात लिखी हुई है, लेटेंट एम्बिग्यूटी एंटोनियम होता है पेटेंट एम्बिग्यूटी का, लेटेंट यानी कि वो क्यूरेबल है चीज़, ठीक है। एविडेंस आप दे सकते हो उस चीज़ को ठीक करने के लिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, when language used in document is plain itself, ठीक है, बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। मान लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसको और अच्छे से लिख देते तो वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाता। तो कोर्ट आपको मौका दे रहा है कि एक बार आप फिर से एविडेंस दीजिए, जो आपने बात लिखी है उसको प्रूव करने के लिए, जो डिजायर्ड सेंस जिस सेंस में आपने वो बात लिखी थी उसको प्रूव करने के लिए। तो ये एक क्यूरेबल चीज़ है, इनक्यूरेबल चीज़ नहीं है, ये लेटेंट एम्बिग्यूटी में आएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट एविडेंस, एक्सेप्शन टू दिस रूल इज कंटेन्ड इन, ये आपका मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। फिलहाल आंसर देखिए, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ये क्यों आया वो समझिए आप। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 में आया था। सेक्शन 4 उसका क्या कहता है, सेक्शन 4 कहता है कि जो सर्टिफाइड कॉपी है बैंकर एंट्री इन द बैंकर्स बुक, वो शेल इन ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स, आज के टाइम तक भी ये एक्ट लागू है, ठीक है। शेल इन ऑल लीगल प्रोसीडिंग बी रिसीव्ड एज ए प्राइमा फेसाई एविडेंस, यानी कि प्राइमरी एविडेंस उसको माना जाएगा, ठीक है। अब आप सेक्शन 63 खोलिए इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें क्या कह रहा है सेकेंडरी एविडेंस में, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज, ठीक है, गिवंस अंडर द प्रोविजन। देखिए जो बेसिक रूल है, जनरल रूल है, वो ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट एविडेंस, ठीक है। वही आपके बेस्ट एविडेंस होते हैं, प्राइमरी एविडेंस होते हैं, पहले आप वो पेश करते हो, उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस की बारी आती है। अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस है तो आपके फेवर में केस है, ये आप मान के चलिए। अगर नहीं है तो आप फिलहाल सेकेंडरी एविडेंस की कोशिश मदद लेते हो कि हाँ भाई थोड़ा सा मेरे फेवर में केस आए। लेकिन इसका एक्सेप्शन आपका बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में है कि सर्टिफाइड कॉपी वहाँ पे प्राइमरी एविडेंस मानी जाती है। बस यही क्वेश्चन में पूछा था। सेक्शन 82 आईपीसी, सेक्शन 82 आपको पता है क्या होता है कि भाई 7 साल से छोटे बच्चे का हर अपराध माफ होता है, कोई ऑफेंस नहीं होता। ये एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इस पे आप बहस नहीं कर सकते, ये एक कंक्लूसिव प्रूव है, ठीक है। मीनिंग ऑफ नेमो मोरिटस प्रीसुमंत्रो मेनित्री, तो ये आपका देखिए डाइंग डिक्लेरेशन पे बेस है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोल सकता या झूठ नहीं बोलता, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। ऑप्शन फर्स्ट और डी में आप देखोगे कैन और मे का डिफरेंस है, ठीक है। और बी और डी में देखोगे कि कैन और मे का डिफरेंस है। ए डाइंग मैन कैन नेवर स्पीक फॉल्सहुड, ए डाइंग मैन मे नॉट स्पीक फॉल्सहुड। अगर आपने कैन वर्ड यूज कर दिया तो आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हो कि वो कभी झूठ बोलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बोल भी सकता है, पॉसिबिलिटी हम ये करते हैं कि वो नहीं बोलता, ठीक है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। रविंद्र कुमार पल्ला दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया फेमस केस था। सेक्शन 30 अपन ने पढ़ाई है इंडियन एविडेंस का अभी, जिसके अंदर अगर को एक्यूज्ड अगर मान लेता है, कन्फेस कर लेता है कि हाँ भाई हम सब ने मिलके ये अपराध किया है, तो जो उसके को एक्यूज्ड होते हैं उनको भी उसका जो कन्फेशन है उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है। इस केस में क्या था, ये जो ग्राहम स्टोर्ट स्टेन्स थे, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी चलाते थे, अपने इंडिया में थे, इनके 2 बच्चे भी थे, इन सबको जिंदा जला दिया गया था बजरंग दल द्वारा। बाद में इसी जो एक्यूज थे इनमें से किसी एक ने अपना कन्फेशन कर दिया था, और उसी के बेस पे जो उसके को एक्यूज थे उनको सजा दी गई थी। स्टेटमेंट बाय ए पर्सन हु इज डेड इज ए रेलिवेंट फैक्ट अंडर, इसके सारे ऑप्शन आप देखोगे कि सही है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, आप देख सकते हो, ये मैंने अभी रिपीट कराया था क्वेश्चन, वही है।
द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑफ लाइफ इज कंटेन्ड इन सेक्शन 107 में आप देखोगे। क्यों है? क्योंकि देखिए 108 अपन ने पढ़ा था कि वो 7 साल वाली बात थी, और यहाँ पे देखिए कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर ए मैन इज अलाइव और डेड, ये मुद्दा है कि भाई इंसान जिंदा है या मर गया। एंड इट इज़ शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, 30 साल के अंदर अंदर प्रूव हो गया कि हाँ भाई वो जिंदा था, तो उस केस में आप बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे हो जाएगा जो ये कह रहा है कि हाँ भाई ये मर चुका है। ठीक है, अब उसको प्रूव करना है कि ये जो बात है वो गलत है। तो हम यहाँ पे जो प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। टेस्टिमनी ऑफ विटनेस टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट और फैक्ट्स इन इशू आर। टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट और फैक्ट्स इन इशूज आर, ये हमें बताना है कि जो विटनेस कोई भी अगर ये करता है, पुष्टि करता है कि भाई ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओरल एविडेंस बोलते हैं, ओरिजिनल एविडेंस बोलते हैं, डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं। इसे हम डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं। सेक्शन 59 और 60 आप पढ़ोगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ये मैंने रिपीट भी किया था। ए सीज बी रनिंग अवे फ्रॉम ए ने देखा बी को कि भाई वो रूम से बाहर आ रहा है। उसके बाद उसने देखा कि उसी रूम में सी की बॉडी मिली है, खून से लथपथ है। तो अब जो ए जो गवाही देगा कोर्ट में, वो कौन सी गवाही मानी जाएगी? उस गवाही को हम क्या बोलेंगे? उस एविडेंस को क्या बोला जाएगा? प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। प्राइमरी एविडेंस कब होगा? जब उसने अपनी आंखों से देखा है गुनाह होते हुए कि हाँ भाई उसने उसका मर्डर किया। रियल एविडेंस सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल और प्राइमरी एविडेंस एक ही चीज़ होती है, तो इसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा का आम तौर पे इस चीज़ को मान लिया जाता है कि हाँ भाई वही एक्यूज्ड पर्सन होगा, लेकिन अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, फिर डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई कि उसने किया है मर्डर, नहीं किया। ए स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द ट्रायल बिगिंस बाय विच ही एडमिट्स टू हैव कमिटेड द ऑफेंस। उसने अपना ट्रायल से पहले उसने कॉन्फेस किया कि हाँ भाई मैंने ही अपराध किया, लेकिन ट्रायल में जाके वो मना कर देता है मैंने नहीं किया, तो इसे बोलते हैं रेट्रैक्टेड कॉन्फेशन। और अगर जो विटनेस जो पहले कुछ बोलता है और बाद में कोर्ट में और कुछ बोल देता है, एकदम अपोजिट बोल देता है, उससे हम बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45। सेक्शन 45 46 अपन ने देखा था एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है। ये आप देखोगे ये इनके कभी भी कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होता है ये। ठीक है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ में मैंने बताया था कि आपको एक बार जो चीज़ बोल दी किसी ने तो उसको फिर लकीर की फ़कीर मान लिया जाता है, ऐसा नहीं होता। आपका जो ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन की जो एडवाइस होती है उस पर कोर्ट देखता है कि हाँ भाई ये सपोर्टिव है या नहीं है, कोरोबेटिव इन नेचर है या नहीं है। अगर ऐसे एक्सपर्ट की बात को कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लोग ऐसे एक्सपर्ट्स को फिर खरीद के ले आएंगे, उनकी बात को बस एक प्रकार से सपोर्ट एविडेंस जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको सपोर्ट करने में, उसको कोरोबरेट करने में यूज किया जाता है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। शैल प्रिज्यूम भी नहीं होता। कंक्लूसिव प्रूफ तो और उससे हाई डिग्री का होता है। शैल प्रिज्यूम भी अगर कहते हैं तो चलो फिर भी अच्छा लगता सुनने में, लेकिन इसने कंक्लूसिव प्रूफ बोल दिया है, उससे भी हाई डिग्री। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रिज्यूम, डिग्री इनकी हाई होती जाती है। ठीक है, तो आपके इसी के साथ ही पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।